नमस्कार दोस्तों। आज है महाअष्टमी। बंगालियों के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज हम सुबह सबसे पहले पूजा मंडप में जाकर के माता जी की अंजलि देते हैं, भोग खाते हैं। मस्त भोग बनता है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। समहाउ आज के दिन, महाअष्टमी के दिन, घर पर बैठा हूं, ना तो जाकर के मां के दर्शन कर सका हूं, ना भोग मिला है, ना अंजलि दे पाया हूं। मन बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है मन, क्योंकि पूरे साल में इन 4-5 दिनों की, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के मां इंतजार करता हूं मैं। जाहिर है कहीं मां हमसे नाराज है। हम मां के बच्चे हैं। मां से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भूलों के लिए हमें क्षमा करें और आने वाले साल में हम फिर पूजा घर जा सकें, मां को प्रणाम कर सकें, मां का आशीर्वाद ले सकें। ऐसी मंशा, ऐसी प्रार्थना मां से। आज का जो हमारा ये 32वां एपिसोड है, शनिवार है, तारीख है 24 अक्टूबर 2020। उसमें हम राजेंद्र भाई गुप्त की राजेंद्र कविता श्रृंखला, कविता वर्मा जी की कहानी और हर सप्ताह जिस तरह से हमारे बीच आते हैं हमारे भाई निरंजन श्रोत्रिय जी अपने युवा कवियों को लेकर के, तो आज की शुरुआत करेंगे राजेंद्र गुप्त जी के साथ। आइए राजेंद्र भाई, आपका स्वागत है। अपने यूनिक स्टाइल में हमें बढ़िया सी एक कविता पाठ करके सुनाइए। राजेंद्र गुप्त जी। श्रीकांत वर्मा की एक कविता, हस्तक्षेप। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, क्योंकि मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, और मगध में न रही तो कहां रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या? लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से, क्योंकि जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा ये प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको राजेंद्र भाई की कविता पाठ? भाई आपका फैन क्लब बढ़ता जा रहा है राजेंद्र भाई। मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूं आपके साथ। जल्दी ही इच्छा है कि ऐसा मौका मिले
कि आपके रूबरू बैठ करके आपकी कविता पाठ सुनो। उम्मीद करता हूं ये मौका मुझे जल्दी मिलेगा। आमंत्रित करता हूं अब कविता वर्मा जी को। आइए कविता जी, और हमें अपनी कहानी अपने ही आवाज में सुनाइए। कविता वर्मा जी। मैं इंदौर से कविता वर्मा, मूलतः कहानीकार हूँ। मेरे 2 कहानी संग्रह परछाइयों के उजाले और कछु अकथ कहानी आ चुके हैं। एक उपन्यास छोटी गलियाँ जो वेब पोर्टल पर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है, वो भी। इसके अलावा एक वो वेब पोर्टल के लिए मेरी कहानी पर हम 5 लेखिकाओं ने एक साझा उपन्यास लिखा जिसका नाम है देह की दहलीज पर। वह भी काफ़ी सफल हुआ है। मेरी रचनाएं देश की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसमें समावर्तन, निकट, कादम्बिनी जैसी अनेक पत्रिकाएं हैं। कहानियों के अलावा मैं लेख और कभी कभी कविताएं भी लिखती हूँ। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कहानी बहुरी अकेला। बस शहर की व्यस्त सड़कों को पार कर तेजी से बढ़ी चली जा रही है। ज्यों-ज्यों मंजिल करीब आ रही है, उसका दिल उदासी में डूबा जा रहा है। वह इतना खामोश, इतना खोया हुआ है कि अपने आसपास की उसे कोई खबर नहीं है। उसके दिल में भावनाओं का अजीब सा ज्वार उमड़ रहा है, लेकिन ये भावनाएं किस तरह की हैं, वह यह नहीं समझ पा रहा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कितने ही लोग इस बस में सफर करते हैं। 4 दिन की इस यात्रा में साथ रहते हुए भी सिर्फ यात्री रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस तरह का जुड़ाव कभी किसी से महसूस नहीं किया उसने। नहीं, इसे जुड़ाव कहना भी शायद गलत होगा। इसमें ना तो कोई आवेग है, न कस्में वादे, न रूठना मनाना, न चुगल चटपटी बातें। बस एक डोर है जो कहीं जुड़ गई है, शायद संवेदनाओं की डोर। उसने मुड़कर बस में देखा। सभी यात्री अच्छे से यात्रा पूरी होने पर प्रफुल्लित थे। सभी की एक दूसरे से अच्छी पहचान हो चुकी थी और कुछ तो बेहद घनिष्ठ हो गए थे। आपसी बातचीत, हंसी ठहाके के बीच एक दूसरे के यहाँ आने जाने, मिलते रहने के वादे किए जा रहे थे। उस पर उदासी की गहरी परत छा गई। आंखों में भर आया पानी रोकने की कोशिश में नाक से बहने लगा। उसने जेब से रुमाल निकाला और उसमें समेट लिया। इस कोशिश में उसने मुंह फेर लिया। वह शायद खुद को अपनी गीली आंखें दिखाने से बचना चाहता था। जब सफर शुरू हुआ था तब उसे कहाँ पता था कि यह एक अनजान डगर की यात्रा है। वह तो पहले भी सैकड़ों बार इस 4 दिन 3 रातों की यात्रा पर जा चुका था। हर बार अपने में मस्त, बेखबर और लापरवाह। वह अपना काम जानता था और काम से काम रखता था। 4 दिन पहले जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा अब तक हो चुकी सैकड़ों यात्राओं में हो चुका है। वही बस आने पर लोगों में मची अफरा तफरी, सामान रखवाने की जल्दी, कुछ उत्साही लोगों द्वारा सामान बस के अंदर रखने की चालाकियां, तो कुछ मिलनसार लोगों का आपस में परिचय प्राप्त कर गली, मोहल्ले, ऑफिस या पैतृक स्थान के सहारे कोई पहचान निकालने की कोशिश। ऐसे में वह अब तक नीचे ही खड़ी थी। बस से कुछ दूर अपने पास एक अटैची और बैग रखे, कंधे पर पर्स लटकाए, हाथ में पानी की बोतल लिए, कुछ इस तरह खोई हुई मानो उसे किसी और ही बस की प्रतीक्षा हो। मानो वह अंतकाल तक बिना उकताहट, बिना अधीरता के इंतजार कर सकती है। सभी लोगों का सामान रखकर वह डिक्की बंद करने ही वाला था कि उसे खड़ा देखकर अपने ही अंदाज में बोल पड़ा, ओ मैडम, सामान रखवाना है या यहीं रहने का इरादा है? उसकी आवाज के व्यंग और बेरुखी से अप्रभावित वह अटैची लेकर उसकी ओर बढ़ी और अपना बैग भी उसकी ओर बढ़ा दिया। इसे अंदर रखना सीट के ऊपर, यहाँ सिर्फ ताले लगे सामान रखते हैं। वह असमंजस में थी, मानो उसकी बात समझ ना आई हो। जल्दी बैठो मैडम,
बस छूटने का समय हो गया है। वह अकेली ही थी। सफेद सलवार के साथ उसने नीला प्रिंटेड कुर्ता पहन रखा था। दुपट्टा कंधे पर लटका था। एक हाथ में घड़ी, दूसरे में नीला कड़ा, बाल ढीले से बंधे हुए, पैरों में काले रंग की हल्की एड़ी वाली चप्पलें और आंखों में अजीब सा सूनापन। जब वह यात्रा की सफल शुरुआत के लिए फोड़े गए नारियल और पेड़े का प्रसाद उसे देने गया, तब भी उसने जोर से आवाज लगाई थी, मैडम, प्रसाद। तब भी उसने अपनी बड़ी बड़ी पर सूनी सूनी आंखों से उसे देखा था। उन आंखों की उदासी ने उसे अपनी ओर खींचा था और उसका अकेले सफर पर आना एक कौतूहल जगा गया। उसने अंदाजा लगाया कि वह शादीशुदा है या नहीं, लेकिन कुछ तय नहीं कर पाया। जब वह सबको प्रसाद देकर लौटा, तब भी वह खिड़की से बाहर ही देख रही थी और प्रसाद उसके हाथ में ज्यों का त्यों रखा था। वह उसे अजीब सी लगी। बस में सभी की आपस में जान पहचान हो गई थी। अब कुछ लोग उसके अकेले होने और गुमसुम रहने के बारे में कौतूहल से कयास लगाने लगे थे। वह खिड़की के बाहर नजरें गड़ाए थी, मानो कोई ढूंढ रही हो या खुद ही भागते पेड़ों के बीच खो गई हो। प्रसाद देकर कैबिन में वापस लौटा तो अनजाने ही उन आंखों की उदासी अपने साथ ले आया। वह इतनी खोई खोई सी क्यों है? अकेले सफर पर क्यों आई? कोई और उसके साथ क्यों नहीं आया? कहीं वह घर वालों को बिना बताए तो नहीं आई? उसे अपना समय याद आ गया, जब सौतेली माँ और शराबी पिता की मारपीट से तंग आकर वह घर से भाग आया था। तब इसी बस के ड्राइवर उस्ताद जी ने उसके सिर पर प्रेम से हाथ रखा था। उस्ताद जी के आश्वासन के बाद भी वह ऐसे ही खोया खोया पीछे छूटते पेड़ों को देखता रहता था। उस्ताद जी ही कभी कभार हंसी मजाक बातें करके उसे उस उदासी से बाहर खींच लाते थे। बस नाश्ते के लिए रुकी। सब अपने परिचय के दायरे में समा गए, पर वह खुद से ही अनजान सी थी। एक प्लेट पोहा और चाय का गिलास लेकर कोने में चुपचाप अकेली बैठी थी। सब चाय नाश्ते बातों में व्यस्त थे और वह खाते खाते एक नजर उस पर डाल लेता। यंत्रवत चलते उसके हाथ 2-3 चम्मच पोहे के बाद एक घूंट चाय गटक लेते। उसकी तंद्रा तब टूटी जब उसने खाली गिलास मुंह से लगाया, फिर चौंक कर गिलास को देखा और फिर पोहे प्लेट में यूं ही छोड़कर उठ खड़ी हुई। आसपास कुछ आंखें उसे देख रही थीं। कुछ होठों पर तिरछी मुस्कान आई तो कुछ आंखों ने आंखों से इशारे किए, लेकिन वह सबसे बेखबर रही। उसने देखा, उसे बुरा लगा। मंदिर पर बस रुकते ही सभी में उतरने की हड़बड़ी दिखने लगी, पर वह तब भी वैसी ही गुमसुम शांत सी बैठी रही और सबके उतरने के बाद पर्स संभाले उदास कदमों से बस से उतरकर खड़ी हो गई, मानो कहाँ जाना है ये विचार कर रही हो। मानो बस रुकने पर उतरना और चलने से पहले चढ़ना अनिवार्य है। यात्रा का कोई मकसद उसके विचार को छू भी नहीं गया था। उसने एक उदासीन सी दृष्टि मंदिर के बाहर लगी प्रसाद की दुकानों पर डाली, फिर सामने खड़े भव्य मंदिर की विशाल सीढ़ियों पर और फिर मंदिर के विशाल गुंबद पर। पता नहीं इस गुमसुम उदासीनता में क्या आकर्षण था कि उसकी नजर लगातार उसका पीछा कर रही थी। अपनी सैकड़ों यात्राओं में वह बमुश्किल किसी मंदिर में जाता था, लेकिन आज उसके अनमनेपन का बड़े कौतूहल से पीछा करते हुए वह भी मंदिर में पहुंच गया। वह मंदिर की भव्यता और शिल्प को निहार रही थी। अब तक उसने देव मूर्ति को प्रणाम तक नहीं किया था। उसे भान ही नहीं था कि इस विशाल इमारत में आने का एक मकसद होता है। यात्रा पर आने का उसका कोई मकसद था ही नहीं। घंटे की जोरदार टंकार से वह मंदिर में स्वयं की उपस्थिति के प्रति चैतन्य हुई। जल्दी से हाथ जोड़ प्रणाम कर वह बाहर आकर सीढ़ी पर बैठ गई। उस दिन के खत्म होने तक वह सभी के आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। सभी यात्री होटल के अपने अपने कमरे में चले गए थे। उसकी आंखों में नींद कहाँ थी, वहां तो वह गुमसुम उदास चेहरा घूम रहा था। वह उठकर बाहर गार्डन में आ गया। वह अकेली गार्डन में टहल रही थी।
उससे बात करने का ये अच्छा मौका है। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मैडम, आप सोई नहीं? कुछ चाहिए क्या? वह चौंक कर उसकी तरफ घूमी। पलकों पर जमे आंसू चमक उठे। शायद उसे एहसास हो गया और उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहल रही थी। बातों का सिरा पकड़ते ही छूटने लगा। लपक कर उसे पकड़ते हुए पूछा, आप पहले भी इस यात्रा पर आई हैं क्या? नहीं। वह आगे बढ़ गई। उसकी उदासी में एक कशिश थी जो उसे खींच रही थी। क्या करे, रुके या चला जाए? कुछ देर वहीं खड़े वह उसे देखता रहा। गुलाबी चूड़ीदार के साथ गुलाबी छींट का सिलेटी कुर्ता पहने, गीले बालों को ढीला सा बांधे, गुलाबी दुपट्टा संभालते वह फिर आखिर में बस में चढ़ी। एक दो लोगों ने मुस्कुराकर उसे देखा। प्रत्युत्तर में वह मुस्कुराई या नहीं, वह देख नहीं पाया। अगले मंदिर पर उतरकर वह एक छोटी सी दुकान में बैठ गई और एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया। वह भी चाय का गिलास लेकर उसकी टेबल पे आ गया और बैठने की इजाजत मांगी। आप अकेली ही हैं? और कोई नहीं है आपके साथ? मैं अकेली हूँ। अभी मौसम ठीक है, न सर्दी न गर्मी। बिना उसकी ओर देखे जवाब आया। कुछ और लाऊं आपके लिए? बड़ी बड़ी पलकें उठी और उसकी ओर देखते सूनी आंखों में तरलता तैर गई। यहाँ बस मंदिर तक नहीं जाएगी, करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना होगा। कहते हुए उसने उसकी तरफ देखा। सब उतर गए, वह वहीं बैठी रही। कुछ लोगों ने मंदिर की ओर जाते हुए पलटकर बस की तरफ देखा। सबके जाने के बाद वह 2 कोल्ड ड्रिंक ले आया, वही जो वह सुबह पी रही थी। संवेदना का तार कहीं जुड़ चुका था। एक एक घूंट घुटकते हुए उसने अपने दर्द को बाहर निकाला। किसी बेहद अपने के द्वारा चले जाने का दर्द उसके शब्दों से रिश्ता रहा। वह उस दर्द को चुनता रहा। उसके अकेलेपन से व्यथित होकर मन ही मन इस सफर में उसका साथ देने का निश्चय करता रहा। उसके बहते आंसुओं से पिघलता रहा और खिड़की से बाहर नजर रखता रहा कि बाकी लोग आ न जाएं। उस रात खाना खाकर वह फिर होटल के गार्डन में आ गया। तारों से झिलमिलाती उम्मीद में वह गार्डन में टहल रही थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। देर तक टहलते दोनों बतियाते रहे। वह बस की यात्रा के अपने अनुभव सुनाता रहा। वह उत्सुकता से सुनती रही। अपने बारे में जो वह बता चुकी थी, उससे ज्यादा और कोई बात वह करना नहीं चाहती थी। हाँ, ये जरूर कहा उसने कि अपने दुखों के लिए वह भगवान से नाराज थी और यही नाराजगी जताने के लिए वह इस यात्रा पर आई है। ये सुनकर वह हंस पड़ा। नाराजगी जताने का यह तरीका बड़ा अनूठा था। वह तो इस बात से ही खुश था कि अब वह पहले से उदास नहीं है। अब तो किसी मंदिर में वह बाहर से ही प्रणाम कर लेती या दर्शन करके जल्दी बाहर आ जाती। शायद भगवान को अपनी उपस्थिति और नाराजगी दोनों से अवगत करा देती। दोनों कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी नारियल पानी पीते। खामोशी ही उनकी जुबान होती, पर सुकून उसका परिणाम होता। ठहरते चलते 4 दिन बीत गए। उसकी खोई हुई आंखों में चमक आ गई। हालांकि वह अब भी आसपास के लोगों और माहौल के प्रति उदासीन थी। आसपास के लोग भी अब उसके प्रति उतने उत्सुक नहीं थे। अब उसके चेहरे पर रौनक थी, एक आश्वस्ति का भाव था। शायद यही ऐसी यात्राओं का उद्देश्य भी होता है। अंतिम दिन मंदिर के दर्शन कर वे एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। उसने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। नरम मुलायम हथेलियों का स्पर्श संवेदनाओं से भरा हुआ था। वह उस हाथ को देखता रहा, फिर उसके चेहरे को। उसकी आंखें भरी हुई थीं, होठों पर मुस्कान थी। उसे अर्पित किया गया आभार गालों से ढुलक रहा था। वह भीग गया। इच्छा हुई हाथ बढ़ाकर उसे अंजुरी में समेट ले, लेकिन बह जाने दिया। तुम न होते तो। उसके थरथराते होठों से अधूरे से निकले इन शब्दों ने 4 दिन के हर पल को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। लेकिन आज ये यात्रा खत्म हो जाएगी। शब्दों की निष्ठुरता ने उदासी का साया दोनों पर फैला दिया। लेकिन तुमने जो किया,
एक एहसान होगा मुझ पर। वह खामोश रहा। 4 दिनों में दोनों एक अदृश्य डोर से बंध चुके थे। वह अपनी उदासी से उबर चुकी थी और उसे भी पहली बार यात्रा की सार्थकता समझ आई थी। दोनों में से किसी ने भी अपना पता या नंबर देने या लेने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे यात्रा समाप्त होने पर ये साथ छूटना तय है और फिर बाद में इस तरह मिलना जुलना न संभव है न ही उचित। बस कुछ यादें, एक हल्की सी कशिश और गहरे कहीं एक कसक रह जाने वाली है। ये यात्रा का अंतिम मंदिर है। वह फूल माला और प्रसाद की डलिया ले आया। उसके हाथों पर रखते धीरे से कहा, शांति मिलेगी। पीछे पीछे वह भी मंदिर में गया। आज उसने दत्त चित्त से दर्शन किए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माथे पर तिलक लगाया, परिक्रमा की और प्रसाद भी लिया। उसे प्रसाद देते हुए धीरे से मुस्कुराई। पर्स खोलने को हुई तो उसने रोक दिया। इन 4 दिनों में अपने दुखों से खुद को उबार कर अब वह प्रफुल्लित थी। आज शाम यात्रा खत्म हो जाएगी। ये साथ छूट जाएगा जिसमें कहीं कोई वादे न थे, कोई आवेग न था, कोई रूठना मनाना न चुहल भरी चटपटी बातें, लेकिन फिर भी बिछड़ जाने का दुख उस पर हावी था। फिर कभी न मिल पाने की कसक थी। हालांकि उसे कोई कामना नहीं थी, न कोई अपेक्षा, लेकिन एक लगाव तो हो ही गया था। वह सचमुच हतप्रभ था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी बहुरी अकेला। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं कविता वर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। निरंजन भाई, आज किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं आप? इस बात की आपकी जितनी प्रशंसा की जाए निरंजन भाई उतनी कम है, क्योंकि इंसान आज इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है, इतना फोकस्ड हो गया है खुद के लिए कि वो दूसरों को सोचता नहीं। मगर आपने जिस तरह से युवा कवियों को प्रोत्साहित किया है, उनको मौका दिया है, समावर्तन के माध्यम से दूसरे जितने भी आपको स्थान मिले, जहां जहां आप उनको मौका दे पाए, ये वाकई में एक काबिल तारीफ आपका काम है। आइए निरंजन भाई, आपका स्वागत है आपके युवा कवियों को लेकर के। आज कुछ बढ़िया बढ़िया हमको कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं युवा कवि पुष्पराग की कविताएं। पुष्पराग ने अनेक पत्रिकाओं, दस्तावेजों, स्मारिकाओं का संपादन किया है और मूलतः वे पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित रहे हैं। ऐसे लोग शहर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वे नदी की चिंता करते हैं, तालाबों की चिंता करते हैं, वनों की चिंता करते हैं, अपने शहर के पर्यावरण की चिंता करते हैं। पुष्पराग मेरे छात्र रहे हैं और कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व उनका है। नेकी की दीवार, नेकी का खाना, स्मृतिवन और इस तरह के कई सामाजिक सरोकारों से जुड़े पुष्पराग, उनकी कविताओं में जो वैषम्य है, सामाजिक वैषम्य, उसके प्रति बड़ी बेचैनी सी है। यूं तो वे विज्ञान के छात्र रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में PhD किया और हाल ही में उनका एक ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है, 20वीं सदी की हिंदी युवा कविता। आइए सुनते हैं पुष्पराग की कविताएं। साथियों नमस्कार। कुछ कविताओं के लिए आदेश हुआ है। पहली कविता है गाइड। फर्राटेदार अंग्रेजी और लच्छेदार हिंदी में बता रहा है गाइड, यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। तमाम राजाओं के नाम गिनाते हुए सन और संवतों के हवाले से दीवाने खास, दीवाने आम, रनवासों की रानियां गिनाता है गाइड। अनगिनत कमरे, दरवाजे, मेहराबें, खिड़की, दरवाजे, बरामदे, तहखाने, गली और चौक हैं इसमें। रानियों का प्रख्यात जौहर स्थल बताते हुए पूछता है गाइड, एनी मोर क्वेश्चन सर? गाइड नहीं बताता कारीगरों के नाम, मजदूरों की फहरिस्त, पत्थर चढ़ाने में दबे मजदूरों की संख्या,
और वह स्थान भी जहां गड़े हैं कारीगरों के कटे हाथ। पहली बारिश की गंध। पहली बारिश की गंध, उलवाती का संगीत और बिजली के तारों पर दो बूंदों का मिलन मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छी लगी भुट्टों के सिकने की गंध, तालाब की खास, मेंढकी के बच्चे और वर्षा के बाद की थोड़ी सी धूप। मुझे अच्छा लगा एक लहलहाता खेत, हंसता हुआ किसान और बिजू का भी। पर फसल को देखकर बनिए की मुस्कुराहट मैं समझ नहीं सका। बाज। बच्चे खुश थे। दीनू काका के मकान में आए नए किराएदार। बच्चों की टोली में बढ़े नाहिद और अकरम। खुशी हुई 2 दूनी 4। शाम दीनू काका और नाहिद के अब्बा का था बुलावा धर्म के ठेकेदारों से। शहर के आकाश पर कई बाज मंडराने लगे। ग्रामीण लड़की। इस घर में एक लड़की है, एक मेली कुचेली काली ग्रामीण लड़की, अल्लड़ और शोख। सुर्ख रंगों के घाघरा चुन्नी है, रंग बिरंगे गोटे और जरी से कड़े। लड़की की नाक में मोटी और बड़ी नथ है। लड़की नाच से भरे कुठले से गेहूं निकालती है, एक गीत गाती है और मोटे पाटों वाली चक्की से मनो गेहूं पीस आटा सकेलती है। यह ग्रामीण लड़की दीवार और जमीन लीपती हुई छुई से ढकोना लगाती एक चित्र बनाती है। ब्याह कर अपने घर जाती है, ढेरों बच्चे जनती है। अच्छी बेटी, बहन, पत्नी, अच्छी माँ होती है। यह लड़की इतना ही कुछ कर पाती है अपने एक पूरे जीवन। पुरस्कार। राजनृत्य राय प्रवीण और महाकवि केशव रात भर घूमते हैं ओरछा में। बेतवा में नहाकर बैठ जाते हैं चट्टान पर। छोटे छोटे गड्ढों में भरे पानी में हिलते हुए छोटे से आकाश को निहारते हैं। राम दरबार की आरती में गाते हैं केशव और राय प्रवीण झूम झूम जाती हैं। ढोलक की थापें हैं, हारमोनियम है, मंजीरे, चिमटे और ग्रामीण महिलाओं का समूह गान है। आनंद विभोर हुए झूमते गाते केशव राज दरबार जाते हैं। झुककर जुहार कर एक कविता सुनाते हैं और राय प्रवीण नृत्य की भंगिमाओं से राजा को रिझाती है। राजा कनखियों से देखता है दरबार और मुस्कुराने लगता है। समय का कला कौशल उसके आगे पानी भर रहा है। प्रदूषण। मैं सांस लेता हूँ और फेफड़े भर जाते हैं सौंधेपन से। धूल की भुरभुराहट मेरे रोम रोम में समा जाती है और आकाश के अनंत तारे मेरे आंखों में टिमटिमाने लगते हैं। शीतल हवा मेरे रोम छिद्र खोल देती है। सूर्य दिखता है लाल, मानो अभी अभी निकला हो लोहार की धोकनी से तप्त। मैं शब्द, मात्रा, अर्धविराम, हलंत, विसर्ग, ध्वनियां पहचानता हूँ। मैं जीव पर रखे कण के रेशे रेशे को जानता हूँ। मेरे एक महानगरी मित्र ने 26 साल से नहीं देखा सूर्योदय। उसके नथुने चारकोल से भरे पड़े हैं। छूने के लिए सीमेंट है, कंक्रीट है, माटी का टेला सपनों में ही है फकत। आकाश में धुंध, हवा में CO2, कानों में निरंतर पोंपों घोंघों का अजीब शोर, जीभ पर खारापन। आज मैं छत पर लेटा हूँ, तारों से बतियाते मुझे अपना मित्र याद आता है। चांद को निहारता हूँ, देखता हूँ बुढ़िया सूत काट रही है और सुबह होते होते रो ही देता हूँ फूट फूट कर। अंतिम कविता है इको। बुर्ज में चुना है प्रेम प्रसंग, आवाज दो सुनोगे प्रतिध्वनियां कई बार। प्रतिध्वनियों में ध्वनित होंगी अनंत घोड़ों की टापें, चाबुक की मार, युद्ध की विधवाओं की कराह। देखोगे कशीदों के झूठे पुल तने हुए, मर्सिया का बनावटी समुद्र, कारीगरों के कटे हाथ, धड़ से जुदा उन्नत मात। आवाज दो प्रतिध्वनियों को, सुनाएंगी वे आपको इतिहास। थैंक यू। जय माता दी। जो हमारे मित्र आज हमारे ये 32वां एपिसोड देख रहे हैं, उनको एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।
अगर आप कुछ अच्छा लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, तो हमें ज़रूर भेजिए। हाँ, आपके कुछ कमेंट्स हों, आपके सजेशंस हों, तो भी हमें ज़रूर भेजिए। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो आप हमको देखते रहते हैं, तो मेरा इंतज़ार करिए कल का। कल मैं फिर आपके बीच आऊँगा। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।